जब कभी दुनिया के सबसे प्रभावशाली एंटरप्रेन्योर्स का नाम लिया जाता है तो उसमें कोई और नाम हो ना हो, एक नाम जरूर आता है और वो नाम है स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी की फाउंडर इस अमेरिकी को दुनिया सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इन्वेंटर और बिजनेसमैन के रूप में नहीं जानती, बल्कि उन्हें वर्ल्ड के अग्रणी मोटिवेटर्स और स्पीकर में भी गिना जाता है। आज की वीडियो में स्टीव जॉब्स की एक स्पीच के बारे में बात करेंगे जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कमेंसमेंट सेरेमनी में दी थी। थैंक यू। आज वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बता दूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन सेरेमनी का इतने करीब पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 कहानियाँ। मेरी पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पर उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो मुझे किसी और को एडॉप्शन के लिए देना चाहती थी, पर उनकी एक ख्वाहिश थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे एडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ के द्वारा एडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल आया, हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी बायोलॉजिकल मदर को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं, इसलिए उन्होंने अडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। पर कुछ महीने बाद मेरे होने वाले पेरेंट्स के मुझे कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद वो मान गई। तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, पर गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में आने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई में कोई वैल्यू नहीं दिखी। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कॉलेज में मुझे किसी तरह का मदद नहीं मिला और ऊपर से मैं अपनी पेरेंट्स के जीवन भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। उस समय तो सब कुछ मेरे लिए काफ़ी डरावना था, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मेरे ऊपर से ज़रूरी क्लासेस करने की बाध्यता ख़त्म हो गई और मैं चुपचाप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की क्लास करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के रूम में फर्श पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतल को लौटाने में मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने अपनी लाइफ में जो भी अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन की वजह से किया, वो बाद में मेरे लिए प्राइसलेस साबित हुआ। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। उस समय रीड कॉलेज शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाया जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बड़ी खूबसूरत से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूँगा। मैंने सेरिफ और sans सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के बीच में स्पेस वेरी करना और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाता है ये भी मैंने सीखा। ये खूबसूरत था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस भी कैप्चर नहीं कर सकती थी और ये मुझे बेहद अच्छा लगने लगा। उस समय जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का यूज कभी अपने लाइफ में भी करूँगा, लेकिन जब
10 साल बाद हम पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे। मैंने इस मैक में डिजाइन किया और मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेस या प्रोपोर्शनलिटी स्पेस्ड फ्रंट नहीं होते, और क्योंकि विंडोज़ में मैक की कॉपी की थी तो शायद किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं होते। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट नहीं होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की क्लास नहीं कर पाता, या फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स आज होते हैं वो नहीं होते। ऑफ कोर्स जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आता है। आप कभी भी फ्यूचर में झांककर डॉट कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पास्ट देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना होगा, अपने गट्स में, अपने डेस्टिनी में, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्म में। किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में बिलीव करना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। तब जो भी आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस। मेरी दूसरी कहानी लॉब और लॉस के बारे में है। मैं जिस चीज़ को चाहता था वो मुझे जल्दी ही मिल गई। ओज और मैंने अपनी पेरेंट्स की गैरेज से एप्पल शुरू किया। तब मैं 20 साल का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी में बदल गई। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिन्टॉश रिलीज़ की। मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी ने फायर कर दिया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से फायर कैसे हो सकते हैं? वेल, जैसे जैसे कंपनी ग्रो की, हमने एक ऐसे टैलेंटेड आदमी को हायर किया। जैसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी रन करेगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर कंपनी की फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में मतभेद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और लोगों ने उनका साथ दिया। सो एट 30 मुझे निकाल दिया गया, पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो अब ख़त्म हो चुका था और ये बिल्कुल ही तबाह करने वाला था। मुझे सचमुच अगले कुछ महीने तक समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ इतनी आसानी से एक्सेप्ट करके मैंने अपनी पहले की जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को नीचा दिखाया। मैं डेविड पाकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे सब कुछ ऐसे हो जाने पर माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैं वैली छोड़कर जाने की भी सोचा, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरी पैशन में जरा सी भी कमी नहीं आई। मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, पर मैं अभी भी अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैंने तब नहीं सोचा, पर अब मुझे लगता है कि एप्पल से फायर किए जाने से अच्छी चीज़ मेरे साथ हो ही नहीं सकती। सक्सेसफुल होने का बोझ अब बिगिनर होने की हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर खुद को बहुत फ्री महसूस कर रहा था। इस फ्रीडम की वजह से मैं अपनी लाइफ की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा पाया। अगले 5 साल में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार बनाई, और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक बहुत ही अमेजिंग लेडी से हुई जो आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस वक्त ये दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और एप्पल में मैं वापस चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी यूज करती है। अब लॉरेंस और मेरा एक शानदार परिवार। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक कड़वी दवा थी, पर शायद मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था।
आप रियली क्या करना पसंद करते हैं यह आपको मानना होगा। जितना अपने लव को फाइंड करना ज़रूरी है, उतना ही उस काम को ढूंढना ज़रूरी है जिसे आप सचमुच एंजॉय करते हैं। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और ट्रूली सेटिस्फाइड होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप सचमुच एक बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप एंजॉय करते हैं। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला तो आप रुकिए मत, उसे ढूंढते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और अच्छा होता जाएगा। इसलिए रुकिए मत, ढूंढते रहिए। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा जो कुछ इस तरह का था, यदि आप हर रोज़ ऐसे जिए जैसे कि ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी दिन हो तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 साल से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में खुद से एक सवाल पूछा, अगर ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा मुझे अपनी लाइफ की बड़ी डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा आसानी होता है, क्योंकि जब एक बार डेथ के बारे में सोचता हूँ तब सारी एक्सपेक्टेशंस, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज़ को खोने का डर का दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। करीब 1 साल पहले पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 को मेरा स्कैन हुआ, जिससे साफ साफ दिख रहा था कि मेरे पानक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पानक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज करना नामुमकिन है और अब मैं बस 3 से 6 महीने का मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सारी चीज़ व्यवस्थित कर लूँ, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि आप कोशिश करिए, आप अपने बच्चों से जो भी बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीने में कर लीजिए। इसका ये मतलब होता है कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम परेशानी हो। इसका ये मतलब होता है कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिताया और फिर शाम को मेरी बायोप्सी हुआ, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं बेहोश था, पर मेरी वाइफ जो वहां मौजूद थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरी सेल को देखा तो वो रो पड़े। दरअसल सेल देखकर डॉक्टर समझ गए थे कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से बच गया। मौत के इतना करीब मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशक तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डेथ एक यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मौत से डरते हैं। मौत एक ऐसी मंजिल है जिसे हम सब सैर करते हैं। शायद मौत ही इस जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये जिंदगी को बदल के रखती है, पुराने को हटाकर नया का रास्ता बनाती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। आपके जीवन सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचार की शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को डूबने मत दीजिए। ये पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो और बाकी सब ढोंग है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन
द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो मेरी जनरेशन की बाइबल में से एक थी। इसे स्टुअर्ट ब्रांड ने बनाया था। उन्होंने अपना पोएटिक टच दे के उसे बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करते थे। पूरा कैटलॉग टाइपराइटर्स, सीजर्स और पोलारॉइड कैमरा की मदद से बनाया जाता था। ये कुछ ऐसा था मानो गूगल को एक बुक के फॉर्म में कर दिया गया हो। स्टुअर्ट और उसकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग की कई इशू निकाले और अंत में एक फाइनल इशू निकाला। वे 70 की दशक का मध्य था और तब मैं आपके जितना था। फाइनल इशू के बैक कवर में प्रातःकाल का किसी गांव की सड़क का दृश्य था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिस पे आप अगर सुबह चले तो आपको सूरज भी दिखाई दे। उसमें लिखा था स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये उनका फेयरवेल मैसेज था। उन्होंने साइन अप किया स्टे हंग्री स्टे फुलिश और मैंने अपने लिए हमेशा विश किया। और अब जब आप लोग यहाँ ग्रेजुएशन कर रहे हो तो मैं ये आपके लिए विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। थैंक यू ऑल।